नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी नमस्कार, मैं हूँ भीमसेन सिंह उज्ज्वल। और आपका बहुत-बहुत स्वागत है शब्दों में अनेकता एकता संग। साहित्य गैलरी और साहित्य संगी संघ। और आज की चर्चा परिचर्चा में हम आप सबसे रूबरू होने वाले हैं हमारे 2 बहुत ही बेहतरीन भारत रत्न और हमारे रचनाकारों से, जिन्हें भारत रत्न का नाम नहीं मिला है, लेकिन हमारे लिए वो भारत रत्न है क्योंकि हमें जो भी बड़े अपने जो भी कुछ देकर गए हैं संपदा के नाम पर, वो हमारे लिए भारत रत्न है। वाह! तो आज की मुलाकात होगी हमारी किनसे? सूर्यकांत सूर्यकांत निराला। त्रिपाठी निराला और गीतकार भवानी प्रसाद मिश्र। वाओ! इन 2 कवियों के बारे में हम बातचीत करेंगे, बातचीत इसलिए भी करेंगे क्योंकि अभी 21 फरवरी को हुँ, हुँ। निराला जी, जिसे हम पूरा नाम उनका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, करेक्ट। उनका जन्मदिन था और 20 फरवरी को आधुनिक कवि भवानी प्रसाद मिश्रा जी का पुण्यतिथि था। हुँ। इसलिए भी हम दोनों कवियों को ऊपर एक साथ बातचीत करेंगे आज। तो आज उनकी याद में शुरुआत की जाएगी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। और जहाँ तक मेरी जानकारी है उनके बारे में वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो ब्रिटिश राज में अपनी सर्विस देते थे। और उस वक़्त उनकी पूरी की पूरी फैमिली जो थी, दादा, परदादा, ये सभी लोग गवर्नर्स के वहाँ पर ऑन ड्यूटी थे और पूरे परिवार की देखभाल से लेकर रहन-सहन सब कुछ का उनका ज़िम्मा उठा रखा था गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और इसी बीच आते हैं हमारे सूर्यकांत जी का जन्म होता है, वो भी इस उनका नाम सूर्यकांत इसलिए पड़ा क्योंकि जिस उनकी माताजी जिन्होंने उनको जन्म दिया, वो सूर्य की उपासक थी, इसलिए उनका नाम हाँ, सूर्यकांत पड़ा। नहीं पहले सूरज कुमार था। सूरज कुमार, हाँ, मतलब जब धीरे-धीरे, हुँ, धीरे-धीरे जीवन में सूर्यकांत तक की जर्नी बाद में आई, लेकिन सूरज उनका नाम पड़ा। और जब उनका जन्म हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब जो कि उनकी देख-रेख पूरा खानदान की करती थी, तो उन्होंने उनका कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराने का ज़िम्मा लिया। लेकिन चूँकि पूरा परिवार भारतीय संस्कृति और प्रथा को बहुत सम्मान और जीवन में सार में रखता था, उन्होंने कहा कि नो थैंक यू, हम अपनी भारतीय शैली की ही एजुकेशन अपने बच्चों को देना चाहेंगे। तो इस करके कॉन्वेंट स्कूल के बजाय सूरज जी, उस वक़्त सूरज जी का एडमिशन हुआ हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। और फिर बहुत ही कम उम्र में उनके जीवन में विपदाएँ आती हुँ, चली गईं। 3 साल की उम्र में जब वो थे तब उनकी माताजी का देहांत हुआ। उससे थोड़ा और आगे बढ़े तो उनके पिताजी का देहांत हुआ। फिर उनकी पहली जो वाइफ़ थीं, जिनकी वजह से उनके जीवन में, उनकी रचनाओं में ब्यूटी, मनोरमा देवी। हाँ, उसका आना हुआ। उनकी वाइफ़ की जो क्या कहते हैं इंक्लिनेशन थी, बहुत ही ज़्यादा उनका जो रुझान था ब्यूटी, प्रकृति और इस तरफ था, तो और वो अपनी बीवी के प्रेम में इतने ज़्यादा थे कि उन्हें उनकी हर एक छोटी बात भी बहुत पसंद आती थी और वो उसे उन्हीं सब चीज़ों को अपनी रचनाओं में उतारते थे। फिर वही आपदा-विपदा, उनकी बीवी फर्स्ट वाइफ़ का भी देहांत हो गया और फिर उनकी सेकंड वाइफ़ आईं। उनके जीवन में लास्ट के मतलब क का कार्यक्रम में माताजी के जाने से लेकर उनकी लास्ट जो डेथ उनकी फैमिली में हुई, जो उनकी बेटी थी, जिसका कि नाम सरोज था, सरोज। है ना? जिस सरोज स्मृति जिनके लिए लिखी गई। पिता प्रेम, पुत्री प्रेम के ऊपर वो पूरी बुक है। कविताएँ हैं उसके अंदर, इमोशंस हैं। तो वो जो माताजी और बेटी तक के आने और जाने तक का जो समय था, वो केवल मात्र 7 साल के भीतर उनके जीवन में बस मृत्यु ही मृत्यु उन्होंने देखी। और खुद भी बहुत समय तक ऐसे वाले भाव में जिए हैं, जहाँ पर उन्होंने आस-पास के लोगों के अंदर, आम लोगों के अंदर जीवन में पीड़ा, 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 पीड़ा। उसके अन्यथा उसके अलावा कुछ उन्हें नज़र समझ में नहीं आता था कि दुनिया में और चल क्या रहा है। हुँ, तो उनकी रचनाओं में आपको प्रकृति, संवेदना समाज के प्रति, करंट सिचुएशन में लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, वो सारी उनकी कविताओं में आपको नज़र आएगा। और इसी के चलते उनकी जितनी भी, जैसे कि बहुत सारी रचनाएँ उनकी फ़ेमस है। अ, हाँ, और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो रचनाएँ लोग बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं, जो फ़ेमस हो जाती हैं, उसके अलावा भी उस राइटर की, उस रचनाकार की इतनी सारी रचनाएँ होती हैं, जो पढ़ने और सुनने में नहीं आती क्योंकि हम वही चीज़ रिपिटिटिव मोड पे सुनते और पढ़ना और देखना चाहते हैं, जो फ़ेमस हो गई हैं या हुँ। बहुत अधिक मार्केट में लोगों ने उसके ऊपर चर्चा परिचर्चा कर ली है। जैसे कि यहाँ पे जूही की कली है, तोड़ते ही पत्थर, इस तरह की बहुत सारी कविताएँ हैं या उनकी रचनाएँ हैं, जिसमें बहुत सारी बातें हो गई, जो फ़ेमस हो गई। लेकिन मैं उनमें से ऐसी कुछ, बसंत पंचमी के दिन गाया जाने वाला हाँ, सरस्वती वंदना जिसकी रचना उन्होंने की थी, करेक्ट, इसलिए भी की थी क्योंकि वो सरस्वती वन जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन बसंत पंचमी बसंत था। पंचमी। और उनके बर्थडे का जो हाँ, डेट है, वो इतना कन्फ्यूज़न है मार्केट में और रिसर्चर्स के बीच में कि वो कब पैदा हुए थे। आप जब भी उठा कर के कोई किताब पढ़ेंगे, उसमें एक अलग हुँ, तारीख, एक अलग समय
नोट किया गया है। अंततः उन्होंने खुद ही तय किया कि मेरा बर्थडे इतने कंफ्यूजन में ना मनाया जाए, बसंत पंचमी के दिन मेरा जन्मदिन मनाया जाए, उन्होंने खुद तय किया। तो अब से उनका बर्थडे तारीख के हिसाब से नहीं, बसंत पंचमी के हिसाब से मनाया जाता है। तो बहरहाल मैं इस किताब जो उनकी बहुत ही अच्छी किताब है अपरा, उसमें से हाँ काव्य संग्रह, उसमें से कुछ कविताएं पढ़ना चाहूंगी जो कि उनकी हैं और शायद जो फेमस उनकी कविताएं हैं मार्केट में उससे उनसे भी ज्यादा बेहतर मुझे, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो मार्केट में फेमस है वो ज्यादा बेहतर है या जो नहीं ज्यादा पढ़ी गई या ज्यादा जिन पर ध्यान नहीं दिया गया वो आपको पसंद आ रही है। अपनी अपनी पसंद पे भी निर्भर करता है। जैसे कि उनकी एक कविता है मैं अकेला, है ना। मैंने उसको आ रही आज मेरे जीवन दिवस की शान दिवस, करेक्ट, मैं अकेला। हाँ हाँ वाह। हाँ हाँ। तो वो मैंने यहाँ पर आज 53 हाँ 53 हाँ करके रखी हुई थी। हाँ, तो ये अपरा में से उनकी कविता संग्रह में से एक कविता है मैं अकेला। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की संध्या वेला, पके आधे बाल मेरे हुए निशब्द गाल मेरे, पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती आ रही हट रहा मेला, जानता हूँ नदी झरने जो मुझे थे पार करने कर चुका हूँ, हंस रहा ये देख कोई नहीं भेला, मैं अकेला। इतनी छोटी सी 4 लाइनों में उन्होंने हर किसी के जीवन का सार लिख दिया। उन्होंने अपने अनुभवों का 4 लाइनों में चित्रण किया है, लेकिन ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है कि आना अकेले है, जाना अकेले है, और उसके अलावा उस आने और जाने के बीच की जो जर्नी है उसको आपको खुद डिसाइड करना है कैसे तय करना है, कैसे दुनिया को देखना है, कैसे समाज को देखना है, अपने इर्द गिर्द घटती हुई चीजों को देखना है, प्रकृति के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, और उस जर्नी के बीच में ही इस तरह की अगर आप 4 लाइनें लिख सकते हैं तो क्या ही बात है। खैर, ये तो निराला जी की एक कविता जो मैंने आपके लिए नोट कर रखी थी। और एक, क्योंकि अब बसंत पंचमी कह रही हूँ, बसंत का मौसम चल रहा है और उन्होंने होली के लिए एक नहीं कई सारी कविताओं की रचना की है। उनमें से एक पर्टिकुलर मैं आप लोगों के लिए आज सुनाना चाहती हूँ, जो कि आप सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि अरे वाह, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है ना बहुत सारी रचनाओं को, जो 4 नाम टाइटल लोगों ने बता दिए वही सब लोग पढ़ना पसंद करते हैं। इसका टाइटल है होली। रूखी रे ये डाल वसन वासंती लेगी, देख खड़ी करती तप अपलक, हिरक सी समीर माला जप, शैल सुता अर्पण अशना, पल्लव वसना बनेगी, वसन वासंती लेगी। हार गले पहना फूलों का, ऋतुपति सकल सुकृत कुलों का, स्नेह सरस भर देगा उर्सर, समर हर को वरेगी, वसन वासंती लेगी। मधु व्रत में रत वधु मधुर फल, देगी जग को स्वाद तोष दल, गरला अमृत शिव आशुतोष बल, विश्व सकल नेगी, वसन वासंती लेगी। ये वसंत की पूरी जो वसंत के समय का जो पूरा काल चल रहा होता है, उस समय में जो जो भी घट रहा होता है वो सब कुछ उन्होंने अपनी इन लाइंस में इकट्ठा कर दिया है। कैसे वसंत ऋतु में पतझड़ आता है, पत्तियां खिलती हैं, फिर नई कोपलें आती हैं, नए फल फूल आते हैं, कैसे प्रकृति की खूबसूरती, हर चीज खूबसूरत है, बस देखने का नजरिया है। तो नए पुराने पत्तों के जाने से लेके नए पत्तों और फूल फलों के आने तक की जो ब्यूटी है वो सारी की सारी इस होली वसंती लेगी में उन्होंने चित्रित की है। कि किसी चीज को उन्होंने अमृत का नाम दे दिया, किसी को उन्होंने जहर का नाम दे दिया। तो उसी तरह से कैसे चीजें खट्टी मीठी तीखी आप समझ सकते हैं, प्रकृति में ही सब कुछ छिपा है, बस हमें देखने की जरूरत है। तो इस तरह की उनकी रचनाएं हैं। और एक और मैं इसमें से सुनाना चाहती हूँ जो कि मुझे पर्सनली बहुत बहुत अच्छी लगी। मैंने कहाँ पर उसे मार्क कर रखा है, उसका टाइटल भी मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा मैं और तुम उसका टाइटल है। एक सेकेंड, हाँ, तुम और मैं, सॉरी मैं और तुम नहीं, तुम और मैं। थोड़ी सी बड़ी है, मैं कोशिश करूंगी पूरी पढ़ूं, लेकिन मुझे लगेगा कि अगर मैं लंबा हो रहा है तो मैं उसको थोड़ा ही पढ़ के नो प्रॉब्लम। तो निराला जी लिखते हैं, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय
उच्चवास और मैं कांत कामिनी कविता। तुम प्रेम और मैं शांति, तुम सुरापान घन अंधकार, मैं हूँ मतवाली भ्रांति, तुम दिनकर के खर किरण जाल, मैं सरसिज की मुस्कान, तुम वर्षों के बीते वियोग, मैं हूँ पिछली पहचान, तुम योग और मैं सिद्धि, तुम हो रागानुग निश्चल तप, मैं शुचित सरल समृद्धि, तुम मृद मानस के भाव और मैं मनोरंजनी भाषा, तुम नंदन वन घन विपट और मैं सुख शीतल तल शाखा, तुम प्राण और मैं काया, तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, मैं मनमोहिनी माया, तुम प्रेममयी के कंठहार, मैं वेणी काल नागिनी, तुम कर पल्लव झनकृत सितार, मैं व्याकुल विरह रागिनी, तुम पथ हो मैं हूँ रेणु, तुम हो राधा के मनमोहन, मैं उन अधरों की वेणु, तुम पथिक दूर के श्रांत और मैं बाट जो होती आशा, तुम भाव सागर दुस्तर पार जाने की मैं अभिलाषा, तुम नभ हो मैं नीलिमा, तुम शरत काल के बाल इंदु, मैं हूँ निशे मधुरिमा, तुम गंध कुसुम कोमल पराग, मैं मृदुगति मलय समीर, तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष, मैं प्रकृति प्रेम जंजीर, तुम शिव हो मैं हूँ शक्ति, तुम रघुकुल गौरव रामचंद्र, मैं सीता अचला भक्ति, तुम आशा के मधुमास और मैं पीक कल कुजनतान, तुम मदन पंच शर हस्त और मैं हूँ मुग्धा अनजान, तुम अंबर में दिग्व सना, तुम चित्रकार घन पटल श्याम, मैं तड़ी तुलिका रचना, तुम रण तांडव उन्नाद नृत्य, मैं मधुर मैं मुखर मधुर नुपुर ध्वनि, तुम नाद वेद ओंकार सार, मैं कवि श्रृंगार शिरोमणि, तुम यश हो मैं हूँ प्राप्ति, तुम कुंद इंदु अरविंद शुभ्र, तो मैं हूँ निर्मल व्याप्ति। थोड़ी सी बड़ी, लेकिन इस थोड़ी से बड़ी में भी आपको कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होगा कि अरे ये बड़ी क्यों है, क्योंकि हर एक चीज आज की तारीख में जैसे कहते हैं कि मीटर में है एक तो सबसे पहली बात मीटर में है, और उन्होंने यहाँ पर भी जैसे आज हम कहते हैं ना कि जब भारत की बात होती है तो चोटी से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना, यहाँ से लेकर वहां तक, इस तरह की जो बातें है ना, हाँ वही चोटी मतलब कश्मीर, और हिमालय वही है ना, हिमालय को तो चोटी कहते हैं, तो वही तो यहाँ पर उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है, शुरुआत की उन्होंने चोटी से और अंत तक लाते लाते उन्होंने पूरी प्रकृति को मतलब उनका कंपाइलेशन आप देखिए कि उन्होंने चोटी से लेकर मीटर में उतारा एक एक चीज को, कि कौन आपका जैसे वही आने और जाने तक की जो जर्नी होती है, आप बालपन में होते हैं तो आपकी अलग मुस्कान होती है, आपको लोगों का लाड़ प्यार करने का तरीका अलग होता है, फिर आप थोड़े बड़े होते हैं तो थोड़ी डांट फटकार लगने लगती है, फिर और थोड़े बड़े होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी अलग हो जाती है, और तो बेसिकली मैं तुम और मैं जो उनकी ये रचना है, इसमें प्रकृति को आप को उन्होंने इस्तेमाल किया है, प्रकृति और प्रकृति के प्रति प्रेम को इस्तेमाल किया है, हर भाव को आपके सामने डिलीवर करने के लिए। लेकिन अगर आप मैं पर्सनली सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ब्रह्म जिन्होंने रचना की है हर चीजों की, उस तरीके के भावों के अलावा मैं अपने आप पर्सनली देखूं तो मैं आज के मीटर में हर चीज में उसको बैठा सकती हूँ। अब अभी यहाँ पर राग रागिनी और समय के हिसाब की आपके जो उतार चढ़ाव होते हैं या बदलाव होते हैं, वो सारे इन्होंने प्रकृति के रूप में दिए हुए समझाए हैं, कहे हैं। लेकिन मैं आज इंसानी भावों के स्तर पर आज की तारीख में मीटर में बिठाऊं तो यही सारी चीजें आज एज अ ह्यूमन हम लोग बिहेव करते हैं, हमारे मतलब नॉर्मल बिहेवियरल सिस्टम हमारा ऐसा है कि हम आपके साथ समय और सिचुएशन में हम तुरंत से चीजें बदलाव आ जाती हैं। तो इस तरह की रचनाएं उनकी ब्यूटी ऑफ नेचर और प्लस लोगों के बीच उस वक्त जो चल रहा है वो सब उनकी रचनाओं का बेस होता था। निराला जी की आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, मुझे एक वाकया याद आ रहा है महादेवी वर्मा और निराला जी की। महादेवी जी इलाहाबाद में रहती थी, प्रयागराज, उस समय का प्रयागराज, आज भी प्रयागराज नहीं उस समय प्रयागराज उसका नाम था नहीं, इलाहाबाद ही था, क्योंकि मैं जहां तक पढ़ा है सब जगह इलाहाबाद ही है। जैसे उनकी रचना है वो तोड़ती पत्थर, उसमें भी उसकी उनकी लाइन में ही लिखा है कि उस समय इलाहाबाद था, आज प्रयागराज है। हाँ, देखा मैंने उस इलाहाबाद के पत्थर, तोड़ती पत्थर। तो वाकया कुछ यूं है कि राखी का दिन था, रक्षाबंधन का त्योहार था, और महादेवी जी निराला जी को अपना भाई मानती थी और लगातार 40-50 वर्षों तक निरंतर राखी उनको बांधती रही। हालांकि निराला जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, तमाम निर्धनताएं, उस तरीके की उन्हें झेला। तो उस दिन राखी का दिन था, मुझे साल याद नहीं, और रिक्शा से आते हैं, घर के बाहर पहुंचते हैं और घर में घुसते हैं डल्ले से, दीदी 12 रुपए दे दो। तो महादेवी जी भागते हुए आती हैं, क्या बात हो गया भाई, तुम 12 रुपए क्यों मांग रहे हो?
ना मतलब आए ना हाल-चाल, चाय-पानी कुछ नहीं, तुम सीधे पैसे माँग रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ₹2 बाहर रिक्शे वाले को देना है और बाकी के राखी लाने हैं और मिठाई लानी है। तो सोचिए मतलब एक भाई मतलब इतना बड़ा कवि जिसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हिंदी साहित्य में मतलब इतना नाम है, पढ़ा गया, पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाया भी जाएगा आने वाले समयों में। उनके पास ₹12 नहीं थे। और उस समय के ₹12 आज के लिए तो मतलब 12,000 शायद। जो भी हो, बात की बात है, लेकिन निर्धनता देखिए उनकी। ₹12 उनके पास नहीं थे और रिले साधन दीदी ₹12 दे दो, ₹2 उसको देने हैं, बाकी के राखी और मिठाई लाने हैं, तुमको ही देने हैं। तो तो इस ये तरह का जीवन इस था। बात को सुन के वर्मा जी, महादेवी वर्मा जी उदास हो जाती हैं और भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं निराला जी और भवानी प्रसाद मिश्रा जी के बारे में। प्रगतिवादी कवि और छायावाद के स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो लिखते हैं कि जिस तरीके से मनुष्यों की मुक्ति होती है, उसी तरीके से कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। मनुष्यों की मुक्ति क्या है? बंधन से मुक्ति और कविताओं की मुक्ति छंदों से, जिसको हम बोलते हैं कि ये कविता छंद में नहीं है, छंद मुक्त है, तो उन्होंने छंद रहित है। मुक्ति तो उन्होंने छंद में भी कविताएँ लिखी हैं, लेकिन छंद मुक्त उनको जाना अधिक जाता है। जाना जाता है। हाँ, और उनको भी बोला जाता है कि केचुआ छंद के जनक के नाम से उनको जाना जाता है, ये भी लोग उनको बोलते हैं। बहरहाल एक कविता है संध्या सुंदरी नाम से। बहुत सारी कविताएँ हैं, बहुत सारी कविताएँ पसंद है, सब कुछ तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन 2-4 कविताएँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। कविता थोड़ी-सी बड़ी है और कविता का नाम है संध्या सुंदरी। सूर्यास्त का समय है और वो लिखते हैं, दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी, परी-सी धीरे, धीरे, धीरे। तिमिरांचल में चंद चलता का नहीं कहीं आभास, मधुर-मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास-विलास, हँसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों में। हृदय राज की रानी का वह करता अभिषेक, अलस्ता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डालें बाँ, छास यंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुनझुन 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 झुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द था, चुप चुप चुप। है गूंज रहा सब कहीं, व्योम मंडल में जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमर कमली दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत पक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटलाचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, चित्त में जल में नभ में अनिल अनिल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। ऐसी एक और कविता मुझे उनकी याद आती है, बाधो न नाव इस ठाव बंधु। उनकी कविता मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत लोगों को याद ही होगी, मुझे भी याद है, लेकिन मैं भूल रहा हूँ, इसलिए मैं देख के पढ़ना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी कविता है। इलाहाबाद संगम, आप उसको देखें और वहाँ पे कोई एक सुंदर सी महिला, स्त्री, कोई लड़की नहा रही है, आप उसको देखें और ये कविता पढ़ें, सोचिए, बाधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, ये घाट वही जिस पर हंसकर वो कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दांव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। रचनाएं उनकी आपको आम लोगों से बहुत इजीली कनेक्ट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, एफर्टलेस आप कनेक्ट कर सकते हैं प्रकृति से, लोगों की भावनाओं से। इस तरह की रचनाएं निराला जी की रही और निराला जी का भाव आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं जब उन्होंने सरोज स्मृति, हाँ, जो सरोज उनकी किताब है, स्मृति उन्होंने लिखी है, जिसे हिंदी साहित्य में मतलब शोक का सबसे प्रसिद्ध गीत माना जाता है, करेक्ट। मतलब उतना प्रसिद्ध शोक गीत जो आज तक मतलब किसी ने लिखा नहीं है। एक पिता अपनी पुत्री की याद में लिखता है, उसमें उसका विवाह है, अल्पायु में उसके चले जाने का दुःख है, माँ के ना होने की पीड़ा है और समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा व्यंग भी है उस कविता में। और जो एज़ अ पिता आप बहुत कुछ ना कर पाने की जो दर्द है, एज़ अ फादर मैंने कितना कुछ चाहा करना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया और तुम चली गई वो लिखते छोड़कर। भी हैं कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मैं इस कविता को पढ़ना चाहता हूँ, अगर किताब आपके हाथों में है। यहाँ से भी पढ़ सकते हैं जी। तो कविता सरोज स्मृति। 19 पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तनिए लेकर दिक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, गीते, मतलब प्यार से अपनी बेटी को गीते बोल के संबोधित करते थे, बुलाते थे। गीते मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर शुचितर सप्रया, जीवन के अष्टाध्याय, चढ़ मृत्यु तरण पर तुड़ चरण, कह पिता पूर्ण आलोक वरण, करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति शरण।
और शब्द अधरों का सुना भास में कभी हूँ पाया है प्रकाश। मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, मैंने कुछ रह निर्भर, ज्योतिष तरह के चरणों पर जीवित कविते सत सर जर्जर, छोड़कर पिता को पृथ्वी पर तो गई स्वर्ग क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार। यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारूंगी कहकर दुस्तर तम, कहता तेरा प्रयार सविनम कोई न अन्यथा भाव बताए। ये बहुत ही बड़ी कविता है, लेकिन इसमें से कुछ लाइनें मैं बीच-बीच से मैं पढ़ना चाहता हूँ। जैसे कि आगे है कि धन्य अपने आप को बोलते हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थक था। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो अर्थागमों पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लगकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर, सुचिते पहना कर चिनांशु। ऐसे ही वो आगे लिखते हैं कि तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुंबित क्षण-क्षण। भरती जीवन में नवजीवन वह चरित्र पोड़ कर गई चली, तो नानी की गोदी जा पली। मतलब पूरी इस कविता में आपको मतलब पूरी लाइन बाय लाइन पूरी पंक्ति से मतलब पूरा जीवन मतलब दिखेगा कैसे-कैसे क्या-क्या मतलब घटा। तू नानी की गोद में जा पली, सब किए वही कौतुक विनोद, उस घर निष्पाचर भरे मोद, खाई भाई की मार विकल रोई उत्पल दिग छल-छल, चुमकारा फिर उसने निहार, फिर गंगा तट सहकत बिहार। करने को लेकर साथ चला तो घहकर चली हाथ चपला, आंसुओं धुला मुख हतोत्छल लगती प्रसार व उर्मित धवल। फिर वो लिखते हैं कि याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप, खेलती हुई तू परी चपल में दूर स्थित प्रवास से चल, 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक। 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक देखने के लिए अपने मुख, था गया हुआ बैठा बाहर आंगन में फाटक के भीतर, मोढ़े पर ले कुंडली हाथ अपने जीवन की दीर्घ गाथा। मैं हूँ मंगली मुड़े सुनकर, इस बार एक आया विवाह जो किसी तरह की हतोत्साह, होने को न था बड़ी अड़चन, आया मन में भर आकर सर। उन नैनों का सासू ने कहा वे बड़े भले जन हैं भैया। तो ऐसे ही मतलब वो निराला जी ने पूरी एक तरीके से मतलब पूरा एक शोक गीत रचा है। सरोज स्मृति केवल एक बाप और बेटी मतलब एक पिता की अपनी पुत्री के लिए वियोग ही नहीं है, उसमें एक नवजीवन के आने की खुशी, लेकिन उस नवजीवन को वो सब कुछ देने का ना दे पाने का दर्द, जो शायद उन्होंने बहुत सारे सपनों में पिरोया होगा कि मैं ऐसा हर मुझे लगता है जब भी कोई नवजीवन आपके जीवन में आता है तो आप बहुत सारे उनके आने से पहले ही बहुत सारे सपने पकाते हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ऐसा, तो वो सारी चीजें जब अधूरी रह जाएं किसी ना किसी कारण, वो तो खैर सरोज की मृत्यु हो गई, लेकिन अगर सरोज ना भी जाती तो उससे पहले जब तक वो थी तब तक भी वो बहुत कुछ नहीं कर पाए, उसका भी दर्द, चले जाने का एक दर्द, और जो होते हुए ना कर पाए बहुत सारी चीजें उसका दर्द, वो सारा का सारा मिला जुला कर एक सरोज स्मृति में इतनी खूबसूरती से उन्होंने उतारा है कि आप अगर उसे बहुत ही शांत मन से बैठ करके पढ़ेंगे तो आप वो एक एक पिक्चर सामने ऐसे चलती हुई देख सकते हैं फ्रेम वाइज। ऐसा है सरोज स्मृति का ही रचना। हाँ, ऐसे वो उसी कविता में आखिर में लिखते हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यही धर्म रहे न तो सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के थे शतदल, कन्ने गत कर्मों का अर्पण करता मैं तेरा तर्पण। तो ये थी कविता सरोज स्मृति जो निराला जी ने अपनी बेटी की याद में लिखी थी। ऐसी एक और कविता वो लिखे हैं भिक्षुक, जिसको मैंने पढ़ा था बचपन में, आपने भी पढ़ी होगी भिक्षुक। लेकिन आज अगर हम सारा का इतनी सारी ब्यूटी है निराला जी की, एक-एक चीज पर ही हम बात करते रहे तो मतलब मुझे लगता है आज दिन पूरा उस पे भी निकल सकता है। बिल्कुल निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये फिर अन्याय हो जाएगा। कविता पढ़ना चाहती थी वो तोड़ती पत्थर। नहीं, तोड़ती पत्थर मैं कई दफे पढ़ चुकी हूँ। मैं अभी मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग वही सारी कविताओं को बार-बार पढ़ देते हैं जो फेमस होती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जो ऑलरेडी मैंने पढ़ दी हैं, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि तोड़ती पत्थर की अपनी ब्यूटी है वो सबको पता ही है। और जो नहीं पता है मैंने उससे सामने रखने की कोशिश की है, ताकि आप और चीज़ों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित हों। हमारा चर्चा परिचर्चा करने का मकसद ये नहीं होता कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ राइटर और रचनाकार को आपके सामने रखें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी हम ये समझते हैं, और हम चाहते ये हैं कि आप जो भी हमें देखते हैं, सुनते हैं, वो हिंदी को, नई और पुरानी दोनों ही हिंदी को पढ़ने के लिए अपने भावों को और अपने उत्सुकता को एक दिशा दे सकें। हम ये नहीं चाहते कि जो कुछ भी मार्केट में सिर्फ़ चल रहा है और बाकी लैंग्वेजेज़ के लिए उसके चलते हमारी अपनी भाषा से हम अनजान रह जाएँ या उनके साथ कोई पार्शियलिटी हो।
तो यही हमारा एक्चुअल मकसद है साहित्यकारों से आपके साथ रूबरू होने का। तो आज के हमारे जो दूसरे साहित्यकार हैं जिनके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, आधुनिक कवि भवानी प्रसाद मिश्रा जी, जो गांधी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं और जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, जिन्होंने तार सप्तक, दूसरा सप्तक है, तार सप्तक के कई सारे खंड हैं, तो दूसरा सप्तक के वो सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, भवानी प्रसाद मिश्रा जी। आप कुछ कहना चाहती हैं, ताकि आपका ताल्लुक एमपी से है, एमपी से है वो, उनका जन्म स्थान भी आपके वहां से ही है। हाँ, बात तो सही है। मैं कहना तो ज़रूर मैं शुरू करती हूँ, लेकिन पॉइंट इज़ आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या निराला जी के बारे में? नहीं, बातें तो हम करेंगे। आज नहीं तो फिर करेंगे। हाँ। चर्चा पर चर्चा हमारी होती रहेगी। चलती बातें रहेगी। एक ही बार में तो मुश्किल है, और वो न्याय वाली बात भी हो जाएगी साथ ही साथ। तो हाँ, तो हम आ जाते हैं अपने मिश्रा जी के ऊपर। भवानी प्रसाद मिश्रा जी का ताल्लुक ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से है, और होशंगाबाद हमारे इंदौर से और भोपाल के बीच में एक जगह जिला पड़ता है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ भी आप हर मौसम को समय के साथ जी सकते हैं। तो कई सारी जगह होती है ना जहाँ पे 2 ही मौसम चलते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे मौसम आपको मिलेंगे बराबरी से। गर्मी तो गर्मी, बारिश तो बारिश। मुंबई पे निशाना लगा रही हैं आप? नहीं, मैं कहीं निशाना नहीं लगा रही हूँ। मैं उस जगह की ब्यूटी बता रही हूँ जहाँ पर हमारे मिश्रा जी चारों बसंत हम देख सकते हैं, चारों मौसम। बराबर। और बहुत ही इस तरह की उनकी जीवन शैली थी कि एक तो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वो, तो उनका जो समाज के प्रति कहना ये था कि सब कुछ करेक्ट हो राष्ट्र को फ़ोकस में रखकर। समाज भी उसी दिशा में चले, परिवार भी उसी दिशा में चले, और जो भी कोई एक्ट हो रहे हैं वो सब के सब राष्ट्र को फ़ोकस में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए हो। फिर वो एजुकेशन सिस्टम हो, या कोई भी सोशल सिस्टम हो, या कोई भी इकोनॉमिकल सिस्टम हो, सारे सिस्टम्स को नेशन वाइड देखते थे। वही मैंने कहा ना, वो गांधी जी के विचारधाराओं से। स्कूल भी खुला था, बता हाँ, रही हैं। हाँ, वो मैं यही वहीं आना चाह रही थी, क्योंकि वो ये जो सारी चीज़ें उनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी, जो कि इतनी ज़्यादा गांधी जी से प्रभावित थी कि उन्होंने अल्टीमेटली स्कूल खोला, और वहाँ पे उसी विचारधारा के साथ सारी एजुकेशन सिस्टम को रखा, और काफ़ी समय तक उन्होंने उसको बहुत अच्छे से चलाया। लेकिन उसके बाद जब वो फुल ऑन राइटिंग में आ गए, तो वो चीज़ें, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना काफ़ी टफ वाले मोड में आ गया। तो इसके चलते मिश्रा जी ने वो चीज़ें हैंड ओवर की, और फुल ऑन सोशल एक्टिविस्ट हो गए, और राइटिंग में अपना धाम बनाया। इस तरह की रही मिश्रा जी की जर्नी। आप कुछ सुना रहे थे? आप कुछ सुनाने वाली थी, आप कुछ तो बोल रही थी, मुझे देख पता नहीं कैसे कुछ। अरे! उनके पीछे जो विचारधारा थी। हाँ, विचारधारा बहुत सिंपल है उनकी कि हम जैसा कहते हैं वैसा लिख के दिखाओ, उसके बाद भी हम जैसा दिख के दिखाओ। हमसे बड़ा दिख के दिखाओ। जी। तो उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो शब्द शैली थी कविताओं लिखने की, वो बिल्कुल आम बोलचाल की भी थी। एकदम। जैसे लगता है कि कोई 2 लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसमें कोई भी मतलब शब्दों का उधेड़-बुन, बनावटीपन, उसमें कोई तरह का पांडित्य भाव उसमें नहीं था। बिल्कुल, इसीलिए उन्हें कवियों का कवि कहा जाता था, इसीलिए वो इतने बड़े हैं। करेक्ट। कि वो आसानी से लोगों को समझ में आ जाते हैं। हाँ, ये उस वक़्त की बात हो रही है, ये उस वक़्त की सरल हिंदी की बात हो रही है, जिससे जो मतलब आज भी वो पढ़ेंगे तो सरल ही लगेगी। ऐसा नहीं है कि वो हमें मुश्किल लगेगी, लेकिन ये उस वक़्त की सरल हिंदी, जैसे हम हमारा मकसद, जैसा हमने पहले भी कहा है, पहले के एपिसोड में, और आज भी हम यही कह रहे हैं कि आज जो सरल है, वो आने वाले कल में कठिन हो जाएगा, और जो बीत गया उस वक़्त का जो सरल है, वो आज कठिन है। तो ये आज का सरल आने वाले कल में कठिन, ये साइकिल चलती ही चली जाएगी। तो कुछ भी सरल और कठिन नहीं है, वो वक़्त का पहिया है, और इस वक़्त के पहिए को हमें घुमा-घुमा कर देखने और पढ़ने और समझने की ज़रूरत इसीलिए है, ताकि हम अपनी ही चीज़ों से कट ना जाएँ, हम अपनी ही चीज़ों से अनजान ना बने रह जाएँ। इसलिए हम कह रहे हैं कि नई और पुरानी, जैसे हम पुरानी कह रहे हैं वो उस वक़्त की नई थी, जैसे आज हम नया कह रहे हैं वो आने वाले कल में पुराना हो जाएगा। तो वो साइकिल को हमें घुमा-घुमा के खुद देखना, पढ़ना, समझना ज़रूरी है, ताकि हम अपनी चीज़ों से के जानकार बने रहें। तो ये आप कुछ पढ़ रहे थे उनका? हाँ, उनकी कविताएँ कुछ मैंने निकाल के रखी हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसके पहले एक छोटा-सा छंद मेरे सामने आया है। वो लिखते हैं कि चलो गीत गाओ, कि गा-गा के दुनिया को सर पर उठाओ। अभागों की टोली अगर गा उठेगी, तो दुनिया पे दहशत बड़ी छा उठेगी। सुरा बेसुरा कुछ न सोचेंगे गाओ, कि जैसा अभी सुर पास में है चढ़ाओ। हम सोचते हैं ना अक्सर कि मैं तो गाता नहीं हूँ, मैं गा नहीं सकता, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं गायक नहीं हूँ, अब मुझे ये काम नहीं आता, कुछ भी हो। तो वो ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो भी तुम्हारी आवाज़ है, जैसा भी जो तुम करते हो, जो तुम करना उसे तो पेश करो।
उसे तुम पढ़ो, उसे तुम गाओ, उसे लेके चलो। करेक्ट। ये एक वही इंसान कह सकता है जो अपने आप में ही इतना समृद्ध साधक जिसे कहते हैं ना, रियल साधक, वही व्यक्ति इस तरह की बातें कर सकता है। वरना आज की तारीख में और पहले भी और आने वाले कल में भी इस तरह के लोग बिल्कुल पाए जाएंगे जो कहेंगे कि मैं ही मैं हूँ और जो मैं करता हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है। आप जो करें, अरे अरे इसमें कोई दम नहीं है, आपने जो कहा है उस वो ऐसी बात नहीं है। हल्का है। तो इस तरह के लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जैसी बात मिश्रा जी कहते हैं उस तरह की बात कोई साधक ही कह सकता है, रियल साधक। कि मैं तो लिखता ही हूँ जो मैं कहता हूँ, लेकिन तुमने जो कहा है वो भी कम नहीं है। तो अपने आप का की आइडेंटिटी को एज इट इज प्रेजेंट करो, उसे हल्के में मत लो। ऐसी ही उनकी 2 कविताएं मैंने निकाली है। कविता का नाम है घर की याद और एक है गीत फरोश। पहले मैं घर की याद पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कहने वाली थी पहले गीत फरोश हो जाए। नहीं, उससे हम वो थोड़ी बड़ी, हाँ, समाप्त। हाँ, बड़ी दोनों है हाँ। और मैं देखता हूँ कि मैं दोनों पढ़ता हूँ, पूरी पढ़ता हूँ या आधा पढ़ता हूँ। आज पानी गिर रहा है। आज भी जब भी बरसात होता है तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भवानी प्रसाद जी की सबसे पहली कविता यही याद आती है। और बहुत सारे लोगों के अपने वॉल पे लिख के डालते भी हैं। अच्छा। जब भी बरसात का मौसम आता है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। अगर हम मुंबई में हैं तो खास ये कविता खास कर याद आती है कि भवानी जी ने क्या लिखा है। और लोग उन्हें प्यार से मोहब्बत से उन्हें भवानी भाई कहते थे। भवानी भाई। तो भवानी भाई आदरणीय भवानी प्रसाद मिश्रा जी, उनकी कविता घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है। आप देख रहे हैं मतलब कविताओं में कवि क्या कह रहा है, कितनी आसानी से अपने रियलिस्टिक बात हो रही है, बात खत्म। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। अब सवेरा हो गया है। कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर सिर्फ जाना। क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी घनेरी, अभी तक चुपचाप हैं सब, रात वाली छाप है सब। गिर रहा पानी झराझर, हिल रहे पत्ते हराहर, बह रही हवा सरसर, कांपते हैं प्राण थर थर। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो। अब वो मतलब घर की याद जो है उस पे आते हैं, वो लौटते हैं, फिर वो लिखते हैं कि घर घर सॉरी, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी पर पूर है जो। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन भाई, बहन आई बाप के घर, हाय ये परिताप के घर। आज का दिन नहीं है क्योंकि इसका छिन नहीं है। एक एक छिन 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है रे। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने तब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया हो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता और पानी गिर रहा है। और घर चतुर्दिक घिर रहा है, पिताजी भोले बहादुर, वज्रभुज नवनीत साउर। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बोल में बादल गरजता, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुंगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नल जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या बड़ा होंगे, नजर उनकी बड़े होंगे। फिर वो आगे लिखते हैं कि 5वां मैं हूँ अभागा। खुद के बारे में लिखते हैं कि घर में 4 भाई 4 बहनें, 5वां जो मैं हूँ। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर बेटे लगे होंगे उनके हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बैठा बैठा हूँ भागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहा अच्छा है भवानी, वाह अच्छा है भवानी। मैं न रोऊंगा कहाँ होगा, मैं न रोऊंगा कहाँ होगा, और फिर पानी बहा होगा। दृश्य उसके बाद कारे, 5वें की यादगारे। भाई पागल बहन पागल और अम्मा ठीक बादल, और भौजी और सरला सहज पानी सहज सरला। शर्म से रो भी न पाए, खूब भीतर छटपटाए। आज ऐसा कुछ हुआ होगा, आज सबका मन चुआ होगा। देख रही है मतलब कि सही बिल्कुल आम बोलचाल, मतलब जो गाँव की भाषा हो, चूहा। चूहा मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा चूना क्या होता है। रीसना। हाँ, जैसे महुआ चूता चूता है, मतलब पेड़ से सबको पता होगा। चू 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 रहा है, जैसे मतलब छेद चूता है ना कुछ चीज। हाँ, रिसना मतलब तो बिल्कुल आम। तो लिखते हैं कि अभी पानी थम गया है, मन निहायत नम गया है। एक से बादल जमे हैं, गगन भर फैले रमे हैं। ढेर है उनका न फाके, जो कि किरणें झुके झाके, लग रहे हैं मुझे ये मुँह। माँ की आंगन लीप ले दो। बहुत ही बड़ी कविता है। फिर वो आखिरी कविताओं का मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। वो खुद के बारे में लिखते हैं कि
मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह सब बड़ा है बस, इसी बस से सब विरस है। किंतु उससे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ मत करो कुछ शौक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, कांते में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डर कर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, क्यों न कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जैसा वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कहने देना मौन हूँ मैं खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे नहीं बरसे पांच वे को वे न तरसे। ये भवानी प्रसाद जो कविता लिख रहे होते हैं घर की याद में, कोई भी हम आप जो भी लोग घर से बाहर हैं दूर हैं, जिसकी कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो इस कविता को पढ़ेंगे तो अपनी बहन, अपनी भाई, पिता, मम्मी, बहन, भौजाई, भैया सबको याद करके वो उसमें अपने आप को देख सकते हैं कि घर में कुछ हो रहा है, लेकिन आप घर पे नहीं हैं, आप घर के बाहर हैं। लेकिन आप अपने आप को बहुत अच्छा बता रहे हैं घर में कि मैं इस तरीके से मजे में हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, इतना मेरा वजन है, ये है, वो है। लेकिन उससे असल जीवन में जो आपके उथल-पुथल तमाम गतिविधियाँ घट रही हैं, जिसे आप घर वालों को नहीं बताना चाहते, कुछ चिंतित होंगे। करेक्ट, क्योंकि आप जितना यहाँ पर जो भी हो रहा है, आप जितना बताएँगे वो आप जितना चिंतित है उससे वो 100 गुना ज़्यादा चिंता में आ जाएँगे। तो बेहतर है कि कर कुछ नहीं पाएँगे। तो ये सारी सरल भाव से उन्होंने तब लिखा था जो आज भी वैलिड है और आने वाले कल पे भी वैलिड रहेगा। ऐसी ही उनकी एक कविता जो मैं आखिरी कविता पढ़ूँगा आज उनकी, मतलब आज नहीं पढ़ूँगा, मतलब अभी के लिए अंतिम कविता होगी आज के लिए। गीत फरोश, उनकी बहन का विवाह होना होता है। करेक्ट, हाँ। और बहुत ही उस समय जैसे कि निराला जी, इसलिए भी हम दोनों को याद कर रहे हैं कि लगभग कुछ सिमिलैरिटी, मतलब कुछ समानांतर, हाँ, दोनों की समानताएँ, ही समानताएँ हाँ। काफ़ी सारी हैं, करेक्ट। तो बहन का विवाह करना है लेकिन पास में पैसे नहीं हैं। तो किसी एक कवि के लिए, किसी साहित्यकार के लिए, किसी कलमकार के लिए, जो कोई ऐसा कलमकार जो सिर्फ़ कविता को, जिससे अपनी रचनाओं को अपना धर्म मानता है, उसके अलावा उसे कुछ आता नहीं है। जैसे कि आप एक्टर हैं या मैं एक लेखक हूँ, जो भी हैं। इसके अलावा अगर मुझे कुछ और कोई करने की बोले, या आप आपसे हम कुछ और करवाना चाहें, आप नहीं कर सकती। आप कर सकते हैं लेकिन उस तरीके से, उस लेवल नहीं, पे। मैं अपने क्राफ्ट के अलावा, मतलब जो मेरी एजुकेशन सिस्टम है, मैं जिसमें से निकल के आई हूँ, या मेरे भीतर जो है रचनात्मक चीजें, दैट्स इट, क्रिएटिव सोल हूँ मैं, और मेरा बहुत कुछ मैं करती हूँ, लेकिन उसी में इंटरकनेक्टेड, मैं उससे मतलब हटकर कुछ नहीं कर किसी एक सकती। काम को अपना धर्म समझना, करेक्ट। सबसे बड़ा वही आपका काम है। कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन एक काम जो आपका धर्म है। आर्ट इज योर डेस्टिनी, सिंपल। तो वो एक समय ऐसा भी उनके पास आया कि उनको अपनी कविताएं, अपने गीत बेचने पड़े। जैसे कोई सब्जी वाला, कोई समाज मार्केट में चौराहे पे खड़े होकर अपने सामानों की बोली लगाता है, भाव बताता है, उस तरीके से भवानी भाई अपनी कविताओं की बोली लगाते हैं, अपनी गीतों की बोली लगाते हैं, और वो बताते हैं। एक गीत जो उन्होंने लिख ही डाला कि गीत फरोश, उसमें पूरा उनका जीवन, पूरा दर्शन, पूरा उस तरीके का, उनकी जो भी चीजें उसमें चल रही थी वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ, गीत फरोश। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा। कि आप किसी मॉल में चले गए हैं, कोई है दुकान वाला आपको सामान दिखा रहा है, बिल्कुल उस तरीके से, मतलब एक आदमी अपनी लिखी हुई चीजों को बेच रहा है। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा। बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने। यह गीत शख्स सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया के पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, फिर वो समाज पे व्यंग करते हैं। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है गाकर देखें, यह गीत गजब का है ढाकर देखें। यह गीत जरा सुने में लिखा है, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा है। पुणे, फिर वो लिखते हैं कि यह गीत जरा सुने में लिखा है, यह गीत जरा पुणे में लिखा है। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, यह गीत मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदी की है दवा हुजूर। जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, और गीत भी है दिखलाता हूँ। जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत वे जो तुरंत मरे, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात। मैं ले आया हूँ कलम और दावात, इनमें से भाए नहीं नए लिख दूं। जी नहीं, जी नहीं चाहिए नहीं, गए लिख दूं। मैं पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं। जी गीत जीत का लिखूं या शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी का है, यह खादी का है, यह गीत पित्त का है, ये बादी का है, कुछ और डिजाइन भी हैं।
ये इल्मी है, यह लीजिए चलती चीज नई फिल्मी, या सोच सोच कर मर जाने का गीत, या दुकान में घर जाने का गीत, जी नहीं दिल लगी किसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, मैं सो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ कर मन जाते हैं गीत, जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा गाता हूँ, यह गीत गाहक की मर्जी है गाता हूँ। फिर वो आगे लिखते हैं कि है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, पर क्या करूं मैं हूं बहुत लाचार, हार कर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। तो एक रचनाकार, एक क्रिएटिव सोल, एक आर्टिस्ट, किसी भी विधा का हो, आर्टिस्ट से मेरा मतलब सिर्फ राइटर से ही नहीं है, किसी भी विधा का कोई भी क्राफ्टमैन कहना सही होगा, अपने जीवन में इतनी सारी चीजों को देखता है लेकिन कहता नहीं है। कहता इसलिए नहीं है, एक तो बहुत ही संकोच में रहता है, संकुचित भाव उसे रोक लेता है अपना। दूसरा कि वो कह भी देगा तो कोई क्या ही कर देगा। उसे भी पता है कि सबकी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, सबकी अपनी-अपनी लाइफ में जर्नी है, ड्यूटीज़ हैं, तो कोई मेरी कब तक ही कर देगा और किसी से कहकर मुझे क्या ही हासिल हो जाएगा। इनफैक्ट वो जो मेरा दर्द आज 10 पैसा है, वो 100 पैसा हो जाएगा अगर मैंने साझा कर दिया तो। ये तब भी था, ये आज भी है और ये हमेशा रहेगा। एक क्राफ्टमैन अगेन राइटर हो, आर्टिस्ट हो या जो भी कोई हो, लिरिसिस्ट हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे डांसर हो, चाहे कोई भी क्राफ्टमैन सारे ही उसमें आ जाते हैं। उनकी अपनी एक इंटरनल जर्नी होती है, जो एक्सटर्नल दुनिया देख ही नहीं सकती, समझ ही नहीं सकती। वो देखती वही है जो उन्हें दिखाया जाता है। दिखाया जाता है चकाचौंध, चमक, नाम, शोहरत, पैसा। ये दिखाया नहीं जाता, वो अपने आप ही देख लेते हैं, वो खुद ही गढ़ लेते हैं कि अच्छा भवानी भाई राइटर हैं तो फिर तो बहुत पैसा होगा। अच्छा निराला जी तो बहुत बड़े राइटर हैं तो बहुत पैसा अभी होगा। एक हालिया वाकया है राजपाल यादव। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बस बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अभी हाँ, जो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं हमारे जीवन में, हमारी इर्द-गिर्द, हमारी इंडस्ट्री में ही, जो किसी न किसी वजह से कहीं न कहीं उलझे हुए होते हैं और ऐसे भगवान ना करे कभी भी इस तरह की सिचुएशन बने। वो तो बहुत ही मतलब ऐसी वाली सिचुएशन है कि आप जा रहे थे, जाना था जापान पहुँच गए चीन वैसी वाली। मुझे तो पता है क्या लगता है कभी-कभी, जैसे कि बाद में भवानी भाई को पद्मश्री मिला, साहित्य बाद अकादमी में मिला ना? साहित्य अकादमी से उनको पुरस्कृत किया गया, साहित्य अकादमी मिला उनको हिंदी साहित्य का, और मध्य प्रदेश का जो राज्य स्तरीय शिखर सम्मान गौरव होता होता है, है, वो भी उन्हें मिला। वो भी उनको मिला। लेकिन उसका क्या मतलब है, उसका क्या औचित्य है? जब आप इंसान को इंसान के हाँ, जीवन काल में वो सारी सहूलियतें नहीं मुहैया जब करा हमें सकते दिक्कत हैं, है, जब हमें उस चीज़ जिसकी की हमें हाँ, ज़रूरत है। उस समय हमारे पास नहीं है, तो फिर उसका बाद में होने में कोई मतलब नहीं है। मतलब जब आप थे या जब आप हैं, तब आपको उस काम की ज़रूरत है। काम जिसमें उसे खुशी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। बाद में आप सोना-चांदी, हीरा भी दे दो तो फिर क्या ही मतलब है? मुझे लगता है कि समाज ऐसे ही है। अभी वाकया राजपाल जी का ही अगर वाकया उठा लें, देखें तो सिर्फ़ वो 5 करोड़ की रकम थी। क्या उनके पास 5 करोड़ नहीं है? अगर उनकी आप पूरा नेटवर्थ उनका देखें तो है, उनके पास बहुत करोड़ पैसे हैं। लेकिन उनको जेल जाने की नौबत आई, वो 5 करोड़ लगभग 10 करोड़ के आस-पास 9 करोड़ समथिंग हुआ। फिर वो जेल गए, कुछ दिन तक रहे, अभी बाहर आ गए, अच्छी बात है। लेकिन जेल जाने के बाद जो हमारे लोग हैं, जिस फ़ील्ड के लोग हैं, जो उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं, तो आपके साथ जो कलाकार है, जो आपका साथी आपके साथ काम कर रहा है, तभी आपको पता है उसकी दिक्कतें क्या हैं। नहीं लेकिन बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें वो सब वाद-विवाद की बात नहीं है। पता होता है लोगों को, लेकिन आप उस समय उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। आप उस समय उसकी मदद करके उसको बचा सकते थे, उसको जेल जाने से रोक सकते थे, उसकी मदद आप कर सकते थे पैसे से या जैसे से भी। लेकिन आपने मदद कब की? जो सब कुछ जब हो गया। सब कुछ हो ख़ैर गया। ये एक पर्सपेक्टिव है और सही भी है। लेकिन क्या होता है ना जब आप सालों-साल लोगों के बीच में काम कर रहे होते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिन दोस्तों के बीच में आप काम कर रहे हो, जिन भी लोगों के बीच में आप अलग-अलग लोगों से, नए-नए लोगों से मिलते हो, नई-नई टीम से मिलते हो, वो सब आपको पर्सनली जानते ही हो और आप उन सब से अपनी पर्सनल सिचुएशन शेयर करते ही हो। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने इतने जीवन में जितने भी लोगों के साथ काम किया, उनको ज़रूरी नहीं है कि ये बात पता हो कि वो इतने कर्ज़े में डूबे हुए हैं या उन्होंने किसी से आगे रह के मदद माँगी नहीं हो। बट इस एक माँगने पर ना मिली हो और फिर अब आकर के वो हेल्प कर रहे हो, सब कुछ होने के बाद तब गलत है। लेकिन ये मान लेना कि सब लोग सब कुछ हो जाने के बाद क्यों आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आए? क्या पता उन्होंने राजपाल जी ने कभी खुद से रहकर ही ना हेल्प माँगी हो या अब जब अगर सेम सिमिलरली यहाँ पे एक और इक्वेशन है कि अगर माँगी है और तब नहीं की और अब कर रहे हैं, तो गलत। खैर ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत दूर तक चली जा सकती हैं। आज हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं इन वही जब प्यासे को पानी ना मिले, जब वो प्यासा हो, वही वक़्त और पे वक़्त ना दिया तो किस बात और का बाद वक़्त में आप था। उसके लिए कुआँ खुदवा दें, तो उस फिर कुएँ कोई का कोई बात नहीं मतलब है। ही नहीं लेकिन है। उस वक़्त ये भी पता जिन पर हम उँगली उठा रहे हैं उनको ये पता भी है कि उस प्यासे को प्यास लगी है।
वो वाली बात है। नहीं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, अभी 2026 चल रहा है, कितने सालों पुराना मामला है, कोर्ट कचहरी, कितनी चीज़ें, अखबार, न्यूज़पेपर, सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है। हाँ, सबको सब कुछ पता है, लेकिन हर कोई, आप क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर सब उनके दोस्त हैं? मैं तो नहीं कहती मैं कि दोस्त ना भी हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं आए? पहले भी कर सकते थे, बिना माँगे अगर वो आज सामने आ रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं आए? बहरहाल हम इस पे बहुत उलझेंगे नहीं, इस पे हम बहुत चर्चा-प्रचर्चा नहीं करना क्यों चाहते नहीं आए, इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं या राजपाल भाई दे सकते हैं, है ना? और दूसरी बात, नहीं आने के भी बहुत सारे कारण हैं। अब वो चर्चा का एक विषय है जिसको हम अलग से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बात करेंगे तो ये बहुत दूर तक चला जाएगा। तो आज की चर्चा परिचर्चा हम निराला जी और भवानी भाई की यहीं समाप्त करते हैं, और फिर से आएँगे और बहुत गहराई में हम कोशिश करेंगे और बातें करें। आपके पास उनके बारे में और कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और शब्दों में अनेकता, एकता संघ, साहित्य संगी, साहित्य गैलरी, एकता तिवारी स्टूडियोज़ एंड एकता तिवारी एक्टिंग अकेडमी के पेजेस से जुड़े रहें। आपको रिस्पेक्टिव जानकारी और वीडियोज़ वहाँ पर अपडेट होती रहेंगी, और फिर मिलेंगे अगले संडे को एक नए एपिसोड के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ। और आपकी कोई भी और जानकारी या इन्फॉर्मेशन हो तो शेयर करें, और कोई सवाल और सजेशंस भी हो तो भी शेयर करें। और तब तक के लिए दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इसी कविता के साथ, निराला जी की इस कविता के साथ, आज के एपिसोड को आज हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले रविवार को। नमस्कार। हर हर महादेव।